नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके स्पोर्ट्स साइट में। तो आज के वीडियो में हम हिस्ट्री का घटना चक्र पढ़ेंगे और सभी प्रश्न जितने भी प्रश्न आए हैं सभी को टॉपिक वाइज कवर करते जाएंगे। और ये जो पहला वीडियो है हिस्ट्री का, ये पहला वीडियो स्टार्ट करेंगे हम सभी। तो ये पहला वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप सभी घटना चक्र पढ़ना चाहते हैं चैप्टर वाइज तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। लाइक शेयर भी आप सभी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि इस वीडियो में मैंने बौद्ध धर्म तक का टॉपिक जो प्रश्न है उसको मैंने कवर किया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जैन धर्म से आगे इसको शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है दिया हुआ है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे वो थे भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों क्या होगा, सही हो जाएगा इसका। और देखिए यहाँ पे व्याख्या किया हुआ है तो आप सभी पढ़ सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो किसने किया था, तो वो किया था थॉमसन ने। और यहाँ पे इसका व्याख्या किया हुआ है और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मैं डाल दूँगी, आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो ये मध्य पाषाण काल जो था उस समय पशुपालन का प्रारंभ शुरू हुआ था और यहाँ पे इसका व्याख्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं मददहा से और सराय नाहर राय से। तो ऑप्शन सी और डी सही हो जाएगा। और सारे देखिए यूपी पीसीएस जितने स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं सभी इसमें दिया हुआ है। तो आप सभी का अच्छा से रिवीजन हो जाएगा। तो इसे ध्यान से आप सभी पढ़िएगा शुरू से अंत तक। अगला प्रश्न है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ था। तो प्रश्न नंबर 6 जो है वो क्या है, रिपीट हो गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वही हो जाएगा सराय नाहर और मददहा। तो ऑप्शन थोड़ा उलट दिया है लेकिन प्रश्न वही है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए और बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर ऑप्शन के अनुसार देखें पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पहला जो ऑप्शन है इसका 4 मददहा जो कि यूपी में है। और अगला देखेंगे लेखहिया जो कि यूपी के मिर्ज़ापुर में पड़ता है। उसके बाद पेसरा की बात करें तो ये बिहार में पड़ता है। और मीर भानुपुर जो है जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो ऑप्शन की बात करें तो 4, 2, 1 और 3। तो सही जो मिलाएंगे तो इसका 4, 2, 1, 3 जो है ऑप्शन सी में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न है खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो ये सर्वप्रथम जो हुई थी मध्य पाषाण काल का सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। तो ये प्रश्न को दोहरा दिया गया है तो क्या होगा, नर्मदा घाटी। प्रश्न नंबर 12 है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो वो था जौ। यहाँ प्रश्न है कि भारत उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, तो वो प्राप्त हुआ है लुहरा देव से। और यहाँ पे इसका व्याख्या किया हुआ है, आप लोग चाहे तो वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभ का प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो ये मेहरगढ़ और यहाँ पे उत्तर से पश्चिम
बोला गया है, यानी उत्तर से पश्चिम। अगला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो वही प्रश्न है मेहरगढ़, और ये देखिए बीपीएससी में पूछा गया है, 64 बीपीएससी में प्री में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे 2 कथन दिया हुआ है, 1 कथन और 2 कथन दिया हुआ है, और इसमें पूछ रहा है कि कौन से सही होंगे। तो कथन को पढ़ते हैं। तो इस प्रदेश के अनेक उत्खलित पुरातात्विक से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ये सही है। और प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान था। तो ये भी सही है, जो पहले जौ और दूसरा जो था दूसरे नंबर पे धान था। तो दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी, ए और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो ये बागोर से मिलते हैं। यहाँ पे था क्या एक प्रश्न, यहाँ है कि निम्न में से किस एक पुरातत्व स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। देखिए सीरीज पर नहीं चलेंगे, जैसे प्रश्न आएंगे वैसे वैसे करते जाएंगे। अगला प्रश्न है, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो ये किए थे HD सांकलिया ने किया था। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं 21, निम्नलिखित में से किसको चरकोलिथ युग कहा गया है। देखिए यहाँ चरकोलिथ युग कहा गया। मैंने हिस्ट्री का थ्योरी करवाया हुआ, अगर पढ़ेंगे आप सभी तो समझ में आएगा। चरकोलिथ, तो ये ताम्रपाषाण युग को क्या कहा गया है, चरकोलिथ युग कहा गया। ये प्रश्न 2000 में आया है। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, किसका क्या सही आंसर होगा। तो यहाँ कथन दिया हुआ है, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, और यहाँ के काले रंग के मृत भांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। तो ऑप्शन देखते हैं, कथन 1, तो आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, तो ये ऑप्शन सही है कथन। और ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो ये गलत है, ये चावल से परिचित थे, ठीक है। और धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, तो ये सही बात है। और ये काले रंग के मृत भांड यहाँ से मिले हैं, जो कि सफ़ेद से ज्यामितीय आकृतित उकेरी गई है, तो सही है। तो गलत क्या है, मतलब हम इसको गलत कर देते हैं। तो 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। तो 1, 3 और 4 यानी कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर 24 तो हो गया था, इधर 25 जो दिया हुआ है, नावदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। तो ये अवस्थित है मध्य प्रदेश में, और ये यूपी PCS मेंस में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो 26 है यहाँ पे, और 26 का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो 4 ऑप्शन में इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में ये इसकी पहचान की गई थी, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, बृहद पाषाण स्मारक की पहचान की गई थी। अगला प्रश्न है 27, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से स्थल से संबंधित है। तो ये संबंधित है संगनकल्लू से। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भीमबेटका ही हो जाएगा, जो कि प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है।
अगला प्रश्न है भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल के यानी मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है, ध्यान में रखेंगे। भारत में किस में श्रृंखला, इसका तो ऑप्शन कट गया है 31 का, और यहाँ जो दिया हुआ है 32। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? तो ये थे BS वांगडर जो थे, उन्होंने किया था। और देखिए यहाँ पे इसका व्याख्या दिया हुआ है, तो आप सभी पढ़ सकते हैं। भीमबेटका किसने खोजा था, वही प्रश्न है, फिर से दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर? डॉक्टर विष्णुधर वाकनरकर। अगला प्रश्न है गैरिक मृदभान पार्थ का नामकरण हुआ था? तो ये हुआ था हस्तिनापुर में। अगला प्रश्न है, और इसका भी ऑप्शन कट गया है 36, देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते को कंकाल की सावधान से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से, जो कि मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने के प्रमाण मिले हैं। बुर्ज होम कहाँ? तो वो कश्मीर, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर जो है वहाँ पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते, फिर से वही प्रश्न है, तो क्या हो जाएगा? बुर्ज होम हो जाएगा। गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वो भी बुर्ज होम से ही प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मक पर विचार कीजिए, 39 का है, और यहाँ पे देखते हैं। तो 39 का जो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित युग्मक पर विचार कीजिए, तो विचार करना यहाँ पे कि बुर्ज होम है, और चंद्र के केतुगढ़ है, और गणेशवर है। और अगला प्रश्न जो यहाँ जो ऑप्शन दिया है कि उपयुक्त में से कौन से सही सम्मिलित है, ये बताना है। और यहाँ पे लगता है कि ऑप्शन कट गया है, तो आप सभी इसको यहाँ पे जो ये बताया गया है इसे पढ़ लीजिएगा, तो जो दिया हुआ है प्रश्न वो समझ में अच्छा से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कथन दे दिया है, ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये मिला है लेखिया से। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, और एक को अधिकथन और दूसरे को, यानी कि अधिकथन A और R दिया गया है, और उसके बाद उसके कूट का सही उत्तर का चयन करना है। 41 का है कथन है, इसमें A विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, तो ये कथन है। और कथन R है, ये अभिकथन है, और कारण यहाँ दिया हुआ है, तो कारण R दिया हुआ है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो ये जो था ना अभिकथन जो हमने देखा ये सही है, और इसका जो कारण दिया हुआ है वो भी सही है, यानी कि ऑप्शन A सही हो जाएगा कि A और R दोनों सही है, तथा R A का सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालय में किसका संकलन कार्यालय है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन A सही हो जाएगा। भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में, और इसका नाम राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इसका भी नाम अभी चेंज हुआ है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? देखिए यही मैं बोल रही थी, तो ये कहाँ जगह? भोपाल। यानी ये जो दिया हुआ है ना प्रश्न, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का ही नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है?
इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया, इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए ये 2019 में MPPCS में आया हुआ है और ये 1997 में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वो मुख्यतः आश्रित होता है। तो ये आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पे। तो संस्कृति और धर्म और विज्ञान पे तो आश्रित नहीं होता है, वो अर्थव्यवस्था पे आश्रित होता है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो हड़प्पा का जो संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, वैदिक सभ्यता से तो नहीं है और मेसोपोटामिया की सभ्यता से बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे भी इसका व्याख्या किया हुआ है, पढ़िएगा तो समझ में आएगा। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो ये सिंधु सभ्यता जो है आग ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता आग ऐतिहासिक काल से संबंधित है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञात होता है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लेकिन उसे क्या लिखा हुआ है, पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, इसे ध्यान में रखेंगे। और मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या थी, ग्रामीण थी, ये भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग सिंधु सभ्यता में आ गए पाषाण काल के बाद, तो चैप्टर वाइज चल रहा है, तो यहाँ ध्यान में रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक था, तो वो था मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण थी। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, सही बात है। और इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, तो थी लिपि तो थी, पढ़ा नहीं गया। और दूसरी बात है इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था, तो ये भी था क्योंकि उस वक्त जो था सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे से लोग क्या थे और रक्षा शस्त्रों का क्या था, वह भी यहाँ पे देखिए इसका दिया हुआ है, तो ये सब था। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति के जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो प्रमुख स्रोत कहाँ से मिलेगा, अगर खुदाई होगा तो भी तो उसके जो संस्कृति है चाहे कुछ भी है उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगा। तो सबसे सटीक जानकारी हमें पुरातात्विक खुदाई यानी ज़मीन से खुदाई जो करके हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ पे देखिए हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः साक्ष्य से संबंध अनेक पुरातत्व स्थलों से प्राप्त पूरा अवशेष हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्व पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रकाश डालता है? तो वही क्या हो जाएगा, पुरातात्विक संबंधी खुदाई ही हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत यहाँ से पाई गई है। तो बर्तन, जेवर, हथियार या फिर औजार, लिपि, मंदिर या फिर मोहरे। तो उसके निवासियों को जानने के मूल स्थान मोहरे से मिली हुई है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा नहीं सही है? तो हड़प्पा सभ्यता से पूछा जा रहा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है इसमें। तो यहाँ पे एम रफ़ीक मुगल दिया हुआ है और EJH मैके, मार्टिमियर व्हीलर और अमलानंद घोष दिया हुआ है। तो आप सभी इसको पढ़िएगा और यहाँ नीचे इसका व्याख्या भी दिया हुआ है, इसको भी पढ़िएगा। तो जोड़ा जो सही नहीं है ऑप्शन ए इसका जोड़ा सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है और इसका प्रश्न थोड़ा कट गया है, तो 12 देखते हैं कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो ये हड़प्पा संस्कृति से ही मिले हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? तो लाल रंग का किया गया है। नीला हरा का तो जिक्र ही नहीं हुआ है, अब पांडु तो होगा नहीं, तो लाल, भूरा, धूसर ये सब मृदभांड के कलर का हुआ। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा जो है पूर्व आर्य जो आए थे ना, प्री आर्य जो आए थे
उस वक्त मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गया था। उत्तर वैदिक काल नहीं कहेंगे, और मौर्य काल तो बहुत आगे हो जाता है, कुषाण काल हो तो भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किसका एक हड़प्पा संस्कृति में पाए मुहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था? तो ये हो जाएगा गाय। बाकी गाय का नहीं मिला था, टेराकोटा यानी मिट्टी के जो बने जो पैसे होते हैं, मिट्टी के जो सिक्के बने थे, वो टेराकोटा जो होता है उसमें गाय की आकृति नहीं मिली थी, हाथी, बाघ और गेंडा का मिला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो चुहंद्रो था, कोटदीजी था, देसलपुर था, लेकिन सोहगोरा नहीं था। और यहाँ देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो लोथल से क्या मिला है, या फिर कालीबग्गा से, धोलावीरा और बनावली से क्या क्या सही जोड़ा लगाना है और बताना है कि इसका ऑप्शन जो होगा क्या सही होगा। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका लगा लीजिए, सही हो जाएगा। यानी कि ए का 2 लगाइए, तो ए का 2 लोथल से हमें गोदीवाड़ा मिला है, और अगला फिर हो जाएगा बी का 1 कालीबगा से जूता हुआ खेत मिला है, और 3 का लगाइए, सी का लगाइए 4 धोलावीरा से हमें हड़प्पन लिपि के बड़े आकार और चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, और डी का लगाइए 3 यानी बनावली से के पक्की मिट्टी के बनी हुई हल की आकृति मिली है। यानी बनावली से याद रखें कि हल मिला है। तो इस तरह आप सभी याद कीजिएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, तो ये कालीबगा से अभी आपने मिलाया, मैच किया, तो उसमें क्या हुआ, हल के जो प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न, निम्न से किस हड़प्पन नगर से जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो वही हो जाएगा कालीबग्गा। और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, फिर इसे मिलाना है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग मिलाइएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिर इसे मिलाना है, तो समय बर्बाद नहीं करेंगे, ऑप्शन देखिए, और आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ चलते हैं, इसका तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या है इसमें, और यहाँ पे इसको सही मिलाना है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ये झारखंड पीसीएस मेंस में पूछा गया है। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, और यहाँ पे इसका व्याख्या किया गया है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो वो पाया गया है, यहाँ तो ऑप्शन दिया है नहीं है, यहाँ रोपड़ दिया हुआ है, हड़प्पा दिया हुआ है, और शायद हो सके यहाँ पे ऑप्शन सी हो, मोहनजोदड़ो, ठीक है, तो वो हो जाएगा। चलते हैं, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो वो मोहनजोदड़ो एवं लोथल से, क्योंकि लोथल से व्यापार होता था, लोथल बंदरगाह से, तो वहाँ से नाव के चित्र मिले हैं, और मोहनजोदड़ो दोनों से। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य यानी कि गलत, तो लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो उपयोग सभी हो जाएगा इसका। अपने सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, कृषि संबंधी कार्य के लिए, और अपने उद्योगों के लिए, यानी उपयोग सभी हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है इधर 29, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं किया गया है?
तो देखिए ये कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, ये राजस्थान में है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता जो है, और इसमें पूछा गया है कि कौन जो है यूपी में स्थित है। तो कालीबंगा जो है आप जानते हैं कहाँ है, राजस्थान में। और लोथल जानते हैं आप सभी कहाँ है, लोथल, तो लोथल जानते हैं कि ये गुजरात में है। तो आलमगीरपुर और हुल्लास कहाँ हो जाएगा, यूपी में। तो आलमगीरपुर जानते हैं यूपी में है। और सिर्फ 3, तो 3 अगर देखते हैं ऑप्शन में तो 3 कहीं नहीं है, 3 सिर्फ यहाँ है और यहाँ भी है। और देखें 2, तो 2 तो यहाँ तो कटिए गया, तो ये क्या हो जाएगा 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, अभी बताएं, क्या हो जाएगा लोथल। और 32 का देखें तो ऑप्शन कट गया है, तो उसे छोड़ देते हैं। 33 देखते हैं, इसे मिलान करना है, तो सही आंसर इसका सी लगा लीजिएगा और पढ़िएगा, समझ में आएगा। और फिर इसे मिलान करना है, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है 34 का, तो उसे देखिएगा पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, यहाँ पे सभी दिया हुआ है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। तो पूछ रहा है कि हड़प्पा जो है वो किस सिंध में अवस्थित है। तो इसका देखेंगे तो मोहनजोदड़ो और चंदोदड़ो जो है वो हड़प्पा संस्कृति के स्थल में सिंध में अवस्थित है। दोनों याद है कि मोहनजोदड़ो और चंदोदड़ो। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चूहंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन कौन था, तो वो था J.H. मैके। J.H. मैके थे उसके निर्देशक। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है, तो इसका क्या हो जाएगा, हड़प्पा जो है अब पाकिस्तान में है, बाकी सब ये जो 3 है भारत में है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो वो हो जाएगा सौराष्ट्र। अगला प्रश्न है, द धेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरातत्व है, तो वो हो जाएगा पंजाब का। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो वो हो जाएगा लोथल। और बाकी देखें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है ये भारत में नहीं है। अगला प्रश्न है, वो हड़प्पन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है, तो वो स्थित है भोगवा नदी पर लोथल स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता स्थल स्थित है, तो ये गुजरात में है। और 40 चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न 44, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, तो ये था पतन नगर यानी कि बंदरगाह जो था लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था, तो सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कि पक्की ईंट से बनी इमारतें थी, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला एवं वास्तुकला। तो ये जो हो जाएगा इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और ये बीपीएससी में प्रश्न आया हुआ है 2017 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो ये लोथल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्थल हल का टेराकोटा जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ से मिला है, तो वो बनावली से मिला है। निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है, तो इसे पढ़िएगा, तो ये जो धोलावीरा है बी.के. थापड़ द्वारा नहीं खोजा गया है, नहीं खुदाई करवाई गई है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो कि महत्व को नहीं समझ पाया था, तो वो हो जाएगा J.M. कलिंगम। ये कलिंगम जो था हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो हो जाएगा B.H. स्मिथ जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित नहीं है, उन्होंने नहीं किया था इसका उत्खनन।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है। तो यहाँ पे बताना है कि सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल और नगर संस्कृति। तो पहले कौन आया था ये बताना है। तो पहले आए थे नगर संस्कृति, फिर आए थे लोहे का हल, उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के और उसके बाद लोहे के सिक्के। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। तो उन्होंने तांबा का उपयोग किया था ऑप्शन के अनुसार। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थल के में अभी तक किस धातु का प्राप्त नहीं हुआ है। तो वो हो जाएगा लोहा। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो बनावली जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है और इसे सम्मिलित करना है। कथन दिया हुआ है और उसका सही आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए और दोनों सही हो जाएगा। इसे पढ़ेगा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है और हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जल के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। तो दोनों सही हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है ये थोड़ा गलत हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है 1 और 2 सही है और तीसरा जो दिया हुआ है, हड़प्पा के लोगों के धातुओं का उपयोग का पता नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे और देखिए यहाँ पे इसका व्याख्या किया हुआ है। कथन ए और कथन 2 को पढ़ना है और उत्तर देना है। तो आप सभी पढ़िएगा इसको, कथन को, और उत्तर दीजिएगा तो डिफरेंस पता चलेगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो ये धोलावीरा से मिले हैं। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है आप सभी को पता होगा। और यहाँ पे तो ऑप्शन ही कट गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो है इसका 68 का ऑप्शन कट गया है, 69 है। देखते हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है और 2 ऑप्शन कट गए हैं, लेकिन हमें जो आंसर चाहिए इसका ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है, तो हो जाएगा ये गुजरात। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था। तो ये धोलावीरा ही जा था, धोलावीरा जो 3 भागों में विभक्त था। एक तो वो मध्य नगर और निचला, और एक जो था ऊंचा, यानी ऊंचा और बीच का, और एक नीच का, मतलब मध्य, और ये 3 भागों में विभाजित था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 3 नगरों में अवशिष्ट। तो वही हो जाएगा धोलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बागों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों के नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया गया था। तो वो धोलावीरा ही हो जाएगा। प्रश्न को घुमा घुमा के दिया है और ये IAS प्री 2021 में पूछा गया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल बरिहल का प्रमाण मिला है। तो यहाँ पे दिया हुआ है और इसका व्याख्या दिया हुआ है, और इसका देखिएगा तो आंसर आप सभी को पता चल जाएगा। हड़प्पन स्थल सरौली के अभी हाल के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो ये मानव संवाधन हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये यूपी हो जाएगा, मांडी, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, कथन है और उसके बाद उत्तर बताना है। 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है और इसका हो जाएगा सही आंसर केवल 2,
यानी कि वह देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों का चित्रण पूछा गया है। ठीक है। सेवेंटी 79 है, निम्न स्थलों में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषण मुद्रा प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के प्राप्त मोहरों में कौन सी वृक्ष की आकृति मिली है? तो ये पीपल की मिली हुई है। आम, परिजात और साल की नहीं। और ये 2000 MPPCS 2021 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकलन हड़प्पा संस्कृति मोहरों पर नहीं मिला है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ नहीं मिला है। तो हाथी के तो मिले हैं, बैल और भेड़। यहाँ पे देखें तो घोड़ा का नहीं मिला है, मोहर पे उसके नहीं मिले हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो यहाँ भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है घोड़ा, हाथी, गाय और शेर। तो यहाँ देखेंगे अवशेष नहीं मिले हैं, तो अवशेष शेर के नहीं मिले हैं अवशेष। अगला प्रश्न है, IIT खड़गपुर के अध्ययन दल के रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों के ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था? तो ये हो जाएगा 900 वर्ष। अगला प्रश्न है, गृह पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? तो ये कालीबग्गा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सभ्यताओं के उत्तर से दक्षिण के सही क्रम बताइए। यानी उत्तर से दक्षिण बताना है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एज़टेक, माया, मुइस्का और इंका। ठीक है, और यहाँ पे इसका दिया हुआ है, आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता है या फिर थी? तो वो हो जाएगा सुमेरिया। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है? तो आर्य शब्द जो है वो इंगित करता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। अगला प्रश्न है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका शब्द है एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न, त्रयी नाम है? तो त्रयी नाम किसे कहा गया? तो 3 वेद को त्रयी नाम दिया गया है, 3 वेद को। अगला प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नमोलेख मिलता है? तो ये ऋग्वेद में वर्ण शब्द देखने को मिलता है, और वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है, और ऋग्वेद में वर्ण शब्द के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है? तो वो वर्ण व्यवस्था जो है पुरुष सूक्त वो ऋग्वेद में आपको मिला हुआ है। सम्मिलित करना है इसे। अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है। तो इसे मिलाना है कि अथर्ववेद क्या है। तो अथर्ववेद में जानते हैं जादू, टोना, औषधि, जो जितने भी चीज़ आते हैं वो अथर्ववेद में आते हैं। तो ये औषधियों से संबंधित है। अगला यहाँ देखेंगे सामवेद। तो सामवेद संगीत से संबंधित है। तो यहाँ डायरेक्ट मिला सकते हैं कि डी का क्या हो जाएगा 4, और डी का 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो एक हमें जो मिला है अथर्ववेद, ए का 3 जो हमें मिला है उसे भी देख लेंगे। तो ए का 3 किस में है? इसमें है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे,
इसे मिलाना है, फिर से वही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद दिया हुआ है, इसे मिलाना है, मिलाइएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया है? तो ये हो जाएगा अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं। तो ऋग्वेद में ऋचाएँ जो होते हैं, ऑप्शन में जो नहीं, देखिए ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो यहाँ जो ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं 10,552 है, ठीक है। और ये सूक्त हो जाएगा 1028 जो है वो सूक्त है, लेकिन ऋचाएँ इतनी है तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है, ऋग्वेद। 12 नंबर प्रश्न है, इसे मिलान करना है, संबंधित है। तो वो ऐत्रेय जो है ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गौपद ब्राह्मण संबंधित है। तो वो अथर्ववेद से संबंधित है। ऋग्वेद में कौन सा शुल्क यजुर्वेद की संहिता है? तो वो हो जाएगा वाजस्नेयी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है वो सोम को समर्पित है? तो वो हो जाएगा 9वां मंडल। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो हो जाएगा सोम और इस पेय का नामकृत देवता। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है? तो वो यजुर्वेद से पता चलता है, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित जो हो जाएगा, वहाँ पे 2 धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो वो अतिरंज खेड़ा हो जाएगा, अतिरंजी खेड़ा। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तक है। तो उपनिषद पुस्तक दर्शन पर है। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो हो जाएगा उपनिषद। अगला प्रश्न है, अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? तो वो हो जाएगा कठोपनिषद में। अगला प्रश्न है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। तो वो मिल जाएगा कठोपनिषद में मिलता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति के शासक थे। तो वो केकई के थे, केकई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का सही क्रम, तो वैदिक साहित्य, फिर ब्राह्मण, फिर अर्ण्यक, फिर उपनिषद, ये सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित है। तो वो हो जाएगा सिंधु का सर्वाधिक वर्णित किया गया है। सरस्वती को पवित्र बताया गया है। गंगा की चर्चा 2 बार की गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक साथ की जाती है? तो अस्किनी को कहते थे चिनाव। चिनाव जो है अब उसका नाम है, पहले उसे अस्किनी कहते थे। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है? तो हो जाएगा कुंभा और कुर्मु। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो हो जाएगा अफगानिस्तान में। और ये नदियाँ के नाम है और उसे मिलाना है आधुनिक नाम से। तो कुंभा क्या हो जाएगा? काबुल। और परुष्णी हो जाएगा रावी। तो 2 अगर याद है तो 1 का देखिए, तो 1 का 2 और बी का 3। तो 1 का 2, बी का 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, महाभारत काल में महानदी का नाम था। तो महाभारत काल में महानदी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, क्या नाम था? चित्रोपला नाम था। और ऑप्शन में वो दिया हुआ नहीं है,
तो इसे ध्यान में रखेंगे, यानी इनमें से कोई नहीं आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थी या फिर हुई है? तो वो थी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये जो थी उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थी। तो ये 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए और सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इधर, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है। रीत का अर्थ क्या है? तो प्राकृतिक नियम को रीत कहते हैं। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो वो बृहस्पति को वैदिक सदेवता में उनको पुरोहित माना जाता था। निम्नलिखित में से वो कौन सी वो ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्र की रचना की थी? तो हो जाएगा लोपामुद्रा। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निक्ष किस अंग का आभूषण था? निक्ष किसे कहते थे ऋग्वैदिक काल में? तो वो गला का जो था, गला का आभूषण हुआ करता था। प्राचीन भारत निशाका जाने जाते थे, तो वो स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, योगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के जाने की सूचना देता है? या क्या बोला है? ईरान से भारत, तो बोगाज कोई जो है वो हो जाएगा। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, वो क्या हो जाएगा? बोगाज कोई हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने आर्यों में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का घूर समझा जाता था? तो वो कुरु और पंचाल को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वैदिक काल में हुआ था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, तो प्रकृति पूजा और यज्ञ करना ही उनका धर्म था या फिर कर्म था, जो कहिए। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास रखती थी? तो ऋग्वैदिक काल में जो जनता थी वहाँ वो बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास रखती थी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था? तो वह था परुष्णी नदी। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पे हुआ था? तो वह था परुष्णी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? वो हो जाएगा सरस्वती को कहा गया है। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेद आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है? तो वो हो जाएगा कीकट। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्यों का जीविकोपार्जन जीविकापार्जन का मुख्य साधन था? तो उनका कृषि जो था मुख्य साधन था जीविका के लिए, चलाने के लिए। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो हो जाएगा जौ। अब यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलाना है और यहाँ पे दिया हुआ है और उससे संबंधित फसल के नाम दिए गए हैं, आप सभी मिलाइएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय सराहना प्रणाली थी, तो वो थी क्या? वंश, परंपरागत, राजतंत्र। वैदिक योगिन सभा जो थी वो हो जाएगा मंत्री परिषद थी। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो वो अथर्ववेद में कहा गया है। ऋग्वेद जन सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उसे सभा कहा गया है। अगला है ऋग्वेद धर्म का अर्थ है बहुदेववादी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है? तो हो जाएगा इंद्र को। कितने?
इंद्रदेव को कितने 250 बार और अग्नि को 200। अगला प्रश्न निम्नलिखित में किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? तो इंद्र को। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? तो वो हो जाएगा इंद्र। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झंझावट के देवता थे और पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। तो इन पे विचार करना है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? तो 1 और 4 यानी झंझावट के देवता थे और वो वर्षा के देवता थे। तो 1 और 4 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झंझावट और वर्षा के देवता थे। अगला प्रश्न है वैदिक देवमंडल निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता था? तो वही इंद्र हो जाएंगे। अगला देखते हैं 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो वो ब्रह्म युग से जुड़ा हुआ है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर, इसका ऑप्शन कट गया है, ठीक है, 75 का। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मन्वंतर और वर्षानुनित वंशाचरित संकेतक है। तो वो जगह पुराणों के। अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या है 18। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है सत सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो वो हो जाएगा महाभारत। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो वासुकी हो जाएंगे। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई थी? तो वो हो जाएगा अर्थ धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो वो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो लिया गया मुंडो उपनिषद से लिया गया है। देखिए यहाँ हो जाएगा मुंडो उपनिषद। अगला प्रश्न है यहाँ फिर से वही रिपीट हुआ है, तो वो जगह मुंडो उपनिषद। भारतीय प्रतीक का उत्कृष्ट सत्यमेव जयते लिया गया है, तो हो जाएगा मुंडो उपनिषद। तमसो माँ ज्योतिगढ़ में कथन मूलतः ये पूरा उपनिषदों का है। किस उपनिषद का प्रसिद्ध शब्दाधिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है उपनिषद का? तो ये जो होगा इसमें श्वेतांबर उपनिषद का अर्थ है सफ़ेद घोड़ा द्वारा खींचा गया, और इसमें कहीं ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सत्यकाम जवाल कथा अनब्याही माँ होने के लक्षण को चुनौती देती है, ये उल्लेखनीय है। 89 इसका क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ऋग्वेद की मूल लिपि थी? तो वो ब्राह्मणी थी। वैदिक कर्मकांड में होता का शब्द है? तो वो ऋग्वेद। अव्यवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अव्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो ईरान से संबंधित है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो गाय को माना गया है। ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग वही क्या हो जाएगा गाय के लिए।
अगला प्रश्न है यहाँ पे, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच के संघर्ष निम्नलिखित में से कौन से सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ए। अगला प्रश्न है 98, इसे मिलाना है। सिंधु घाटी की सभ्यता है, उत्तर वैदिक काल समाज है, ऋग्वैदिक समाज है और मध्यकाल समाज है, और यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ए का जो है 4, सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगी नगरीय सभ्यता थी। बी का 3, उत्तर वैदिक काल समाज जो थी वो कृषि थी, और सी का 1, वे ऋग्वैदिक काल समाज जो थी चारागाह थी, और मध्यकाल जो थी जमींदारी थी। प्राचीन भारतीय समाज के प्रारंभ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं है? तो कुल, वंश, गोत्र एक है लेकिन कोश अलग है। अगला प्रश्न इधर 101, जीविकापार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था? तो उपाध्याय कहलाता था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से संबंधित थी। बुद्ध का जन्म हुआ था, तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। निम्न में से कौन सा नाम जो है बुद्ध का दूसरा नाम है? तो बुद्ध का दूसरा नाम जो हो जाएगा यहाँ पे इसमें नहीं दिया हुआ है, तो जगह इनमें से कोई नहीं। ऐसे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो मौर्य से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो जगह रुमेनदेई स्तंभ अभिलेख से ये सिद्ध होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था? तो महापरिनिर्वाण उनका जो हुआ था यहाँ ऑप्शन में यहाँ पे छिप गया है, तो उसका जो हुआ था कुशीनगर में उनका हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वो क्या था? वो मल में आता था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मलों के गणतंत्र में हुआ था। गौतम बुद्ध किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो ये हो जाएगा कुशीनारा में। देखिए यहाँ पे बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या सुख निरोध के ही निर्वाण को कहा जाता है, और ये निर्वाण इस ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, और यहाँ पे निर्वाण बोला गया है और बोध गया यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, इसीलिए महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो ये महापरिनिर्वाण मंदिर जो अवस्थित है वो कुशीनगर में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो ऑप्शन सी 3 और 4, कौशल और मगध। गौतम बुद्ध द्वारा अपने बुद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो वो था सुभ्रद। अगला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में कौन सा अंतिम था? तो जगह सुभ्रद। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वो बिताई थी सारनाथ, वो बिताई थी वैशाली में, वो बिताई थी वैशाली में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो वो जगह तृष्णा रूपी अग्नि का
शमन। बोध गया में किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वो गौतम बुद्ध को। अल्लाह कलाम कौन थे? तो बुद्ध के एक गुरु थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वो दिया था सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने दिया था। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के काल में आए थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी? तो ये महाकश्यप द्वारा करवाया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो महाकश्यप। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो था राजगृह में। सप्तवर्णी गुफा स्थित है राजगृह में। भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो वो थी राजगृह या राजगीर में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो वो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के समय कश्मीर में की गई थी। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजन हुआ था? तो वो कनिष्क के समय हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति तो कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वो हुई थी हर्षवर्धन के शासनकाल में। यहाँ पे जो दिया हुआ है चतुर्थ बौद्ध संगीति, ठीक। अगला देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और पांचवी बौद्ध संगीति हर्षवर्धन के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? कीजिए। प्रश्न है, बुद्ध में देवतारोपण, बोधिसत्व पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। तो 1, 2 और 3 ये क्या हो जाएगा? तीनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था वैशाली में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पे बुलाई गई थी? तो ये बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, तो ये हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो ये राजगिरी में हुई थी। बुद्ध के जीवन पर 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थान का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और एवं 2 में अंकित है, आपको उनका सुमेलित करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? हो जाएगा प्रथम उपदेश। अगला प्रश्न है, इसे मिलाना है 50 का और यहाँ पे सही आंसर डी हो जाएगा। और करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो ये कंगयूपा हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति की, सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को आविष्कारा था, सही है। और उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, तो ये भी सही है। यानी कि 1, 2, 3 और 4 चारों कूट सही है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया है, जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, सही है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, अब देखिए यहाँ पे पैदा नहीं हुए थे, उन्हें ज्ञान की
प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका आंसर। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी की है, तो वो पंचम पीढ़ी की है, 5वीं पीढ़ी की है। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है, तो वो हो जाएगा बोध गया। बुद्ध ने उपदेश किससे संबंधित है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता पर संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो वो हो जाएगा देवदत्त। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था, तो वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कुशीनारा ने मल्लों के सालवान में विश्वास के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुकों को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। और आनंद जो है, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र चले गए, तब हमारा शास्त्र नहीं है, आनंद ऐसा मत समझना, यहाँ पे लोग पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध के अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो वो वैशाली हो जाएगा। त्रिपिटक क्या है, तो त्रिपिटक देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। त्रिपिटक ग्रंथ किससे संबंधित है, तो त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक किसकी धर्म पुस्तक है, तो बौद्ध की है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो बौद्ध से संबंधित है। निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथ संघ जीवन के नियम प्राप्त, तो विनय पिटक हो जाएगा। यमक बुद्ध पिटक, यमक युद्ध अभिधम। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है, वो जगह सूत्र पिटक। बौद्ध धर्म के में 3 रत्न का अभिप्राय क्या है, तो वो जगह बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में बौद्ध मठों के पर्वन नामक समारोह आयोजित किया गया था, तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों के स्वीकृत का अवसर होता था। अगला प्रश्न है, अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है, तो वो हो जाएगा राजगीर 72। अगला प्रश्न है, बुद्ध की 80 फुट बनी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई है, तो जापानियों के द्वारा निर्मित की गई है। सर्वप्रथम स्तूप कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है ऋग्वेद में। वो स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की कमी घटना से नहीं कर रहा है, वो है सांची। निम्नलिखित स्तूपों का सही क्रम बताना है। अनात्मवाद सिद्धांत है, तो वो हो जाएगा बौद्ध धर्म का दर्शन, बौद्ध धर्म के दर्शन से। संचार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न से किससे संबंध है, तो हो जाएगा बौद्ध से 78। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसी एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, तो भगवान बुद्ध को। नव बौद्धवाद का त्रिपादक कौन है, अंबेडकर। क्षणिकवाद का प्रतिपादक किसने किया था, तो वो हो जाएंगे बुद्ध। भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में, तो यहाँ तो नहीं दिया हुआ है ऑप्शन। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइफ ऑफ एशिया पर आधारित है, वो जगह ललित विस्तार पर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित
में कौन है वह देवी देवताओं की पूजा। अगला प्रश्न है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया था वो हो जाएगी बुद्ध। देश में निम्न में से किस मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, तो बौद्ध धर्म ने। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश का संबंध प्रवच मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न से किस काल में बनाई गई थी, कुषाण काल में। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई थी, तो वो हो जाएगा उपयोग में से एक से अधिक या फिर उपयोग में से कोई नहीं, तो गांधार शैली मथुरा शैली हो जाएगा यहाँ। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जो भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है, तो ये प्रतीक है मार के प्रबलोनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती आह्वान। भूमि स्पर्श मुद्रा का सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो गुप्त काल से। अगला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 3, परिवारजक और उपासक। परिवारजक यानी परित्याग और भ्रमकारी, और बौद्ध धर्म के साधारण अनुयायी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया, तो वो पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमलित है, तो वो सुमलित हो जाएगा 1, 2 और 4। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, और 2 सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, और 4 नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। महायान बौद्ध और अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं, तो पद्म बनी। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार के रक्षा हेतु अवतरित होंगे, तो वो मैत्रेय। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना का युग है, तो वो गुप्त हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त।